अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने अपना फर्स्ट ईयर का टॉपिक नंबर 8.7 स्टार्ट करना है, जो कि है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, 8.7 सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जी तो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम इस चैप्टर में चूँकि इससे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ चुके हैं, तो ऐसा क्या रीज़न है, क्या वजह है कि हमें एक लॉ पढ़ने के बाद सेकंड लॉ की भी ज़रूरत पड़ रही है। तो देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो आपको ये बताता है कि आप अगर किसी भी सिस्टम में हीट एनर्जी देते हैं, किसी भी सिस्टम को हीट एनर्जी देते हैं, तो वो सिस्टम उस एनर्जी को इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और उसके ऊपर सम वर्क डन परफॉर्म कर देता है। यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो मैथमेटिकल इक्वेशन थी वो यूँ थी कि डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, के जब आप किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो हीट को इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, इंटरनल एनर्जी में, और उसके ऊपर कुछ वर्क डन परफॉर्म करके आपको दे देगा। ठीक है, अच्छा, अब वो हमें कह रहा है कि जी ये तो हमें फर्स्ट लॉ हमें ये तो बताता है कि हाउ हीट इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू एनर्जी या हाउ हीट इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू वर्क डन, मतलब इंटर कन्वर्जन तो ये आपको बताता है, क्योंकि ये जो लॉ है, फर्स्ट लॉ जो है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की मैनिफेस्टेशन है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की मतलब मैनिफेस्टेशन मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से मिलता जुलता है। लेकिन ये लॉ हमें ये नहीं बताता कि हीट को आप एनर्जी में कन्वर्ट कैसे करते हैं या आप इसको वर्क डन में कन्वर्ट कैसे करते हैं। मतलब ये आपको उन कंडीशंस के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर रहा होता कि जिन कंडीशंस को यूज़ करके आप हीट को एनर्जी में या हीट को वर्क डन में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो हमसे कहता है कि हम ये जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, ये हमें उन कंडीशंस के बारे में, उन पैरामीटर्स के बारे में बताता है जिनको यूज़ करके हम हीट को एनर्जी में या हीट को वर्क डन में कन्वर्ट कर सकते होते हैं। ठीक है, अब ये जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, इसके लिए हमें दो डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपनी अपनी स्टेटमेंट्स दी थी, और इन्हीं स्टेटमेंट्स की बुनियाद पर फिर हम एक और हीट इंजन बना रहे होते हैं, जिसे हम कार्नेट हीट इंजन कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप अपनी बुक का स्टूडेंट्स पेज नंबर 139 ओपन करें तो ये कह रहा है, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डील विद द conversion of heat into work and vice versa. It is simply law of conservation of energy, but it is silent about condition under which this conversion take place. मतलब ये आपको ये नहीं बताता कि हीट को एनर्जी में या हीट को वर्क डन में कैसे कन्वर्ट करना है। फॉर दिस कंडीशन वी रिक्वायर अनदर लॉ विच इज़ कॉल्ड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. This law deal with the circumstances under which heat can be converted into work done and also direction of flow of heat. मतलब जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, ये ना सिर्फ आपको ये बताता है कि आप कैसे हीट को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, बल्कि ये आपको हीट के फ्लो करने की डायरेक्शन भी बता रहा होता है। ठीक है, इट कैन बी स्टेटेड बाय टू डिफरेंट वेज। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पर दो डिफरेंट साइंटिस्ट ने काम किया, और उन दोनों साइंटिस्ट की स्टेटमेंट हमें ये उसने लिख कर बताई है। ये एक छोटा सा टॉपिक है, थियोरेटिकल सा टॉपिक है, तो बस इसमें आपने लॉर्ड केल्विन स्टेटमेंट और रोडोल्फ क्लासियस स्टेटमेंट याद रखनी है। मतलब दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने आपको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू में एक्सप्लेनेशन दी थी। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पता होना चाहिए कि हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी है। ठीक है, फिर दूसरी बात कि हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, और थर्डली जो है वो आपको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की टू डिफरेंट साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट पता होने चाहिए। सो नंबर 1 स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि जी इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ हीट इंजन टू कन्वर्ट हीट फ्रॉम सिंगल रिजर्वायर इंटायरली इनटू वर्क विदाउट लिविंग एनी चेंज इन द वर्किंग सब्सटेंस। देखिए, इससे जो हमारे प्रीवियस टॉपिक है ना, उनमें हमने बात की थी ना हीट इंजन की, तो हमने कहा था स्टूडेंट्स हीट इंजन जो है ना वो 3 कंडीशंस में काम कर रहा होता है। कौन कौन से 3 कंडीशन या कौन कौन से 3 प्रोसेसेस हमने कहा था। एक हमारे पास हाई टेम्परेचर रिजर्वायर होता है, ये अमाउंट ऑफ हीट Q1 यहाँ से एक्सट्रैक्ट करता है। फिर यहाँ पर आपने वर्किंग सब्सटेंस रखा हुआ होता है, जो कि नॉर्मली हम कोई भी गैस का इस्तेमाल करते हैं। ये वर्किंग सब्सटेंस उस हीट से कुछ वर्क डन परफॉर्म करता है, और जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ हीट होती है स्टूडेंट्स Q2, वो लो टेम्परेचर रिजर्वायर को इजेक्ट आउट कर दी जाती है। ठीक है, ये हीट इंजन का ये काम होता है। यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि किसी भी हीट इंजन को ऑपरेट करने के लिए 2 टेम्परेचर रिजर्वायर की ज़रूरत होती है। एक जो है वो टेम्परेचर हाई होता है और एक का टेम्परेचर लो होता है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको यही बात एक्सप्लेन कर रहा है कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ हीट इंजन टू कन्वर्ट हीट फ्रॉम अ सिंगल रिजर्वायर इंटायरली इनटू वर्क डन। मतलब आप एक रिजर्वायर का इस्तेमाल करके, वो जो भी हो, वो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर आप ले लें, वो आप लो टेम्परेचर रिजर्वायर ले लें,
एक का इस्तेमाल करके आप हीट को वर्क डन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर आपने ये काम करना है तो फिर आपको दोनों डिफरेंट टेम्परेचर के रिजर्वायर्स को लेना ज़रूरी है, नेसेसरी कंडीशन है ये हीट को वर्क डन में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। इसी बात को वो आपको एक्सप्लेन करके बता रहा है कि इट इज़ क्लियर दैट इन एनी हीट इंजन अ सिंगल हीट रिजर्वायर नो मैटर हाउ मच एनर्जी इट कंटेन कैन नॉट बी मेड टू परफॉर्म एनी वर्क। मतलब किसी भी हीट इंजन में अगर आपने सिंगल हीट रिजर्वायर रखा हुआ है तो वो आपको कभी भी हीट को वर्क डन में कन्वर्ट करके नहीं देगा। It is true as heat content of our atmosphere cannot be utilized into work as it is a single source and we have no sink relative to it। मतलब हमारे सराउंडिंग में अगर आप हीट को देखें तो वो एक सिंगल सोर्स है ना, उसको यूज़ करके आप हीट को वर्क डन में कन्वर्ट नहीं कर सकते बिकॉज ये इस लॉ की स्टेटमेंट के ख़िलाफ़ है। तो वो आपको जनरल डेली लाइफ से एग्जांपल बता रहा है। नेक्स्ट जो है वो स्टेटमेंट में कह रहा है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कॉज हीट टू फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क। वो कह रहा है कि हीट का जो फ्लो है ना वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ या हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ तो खुद ब खुद होता है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप हीट को लो टेम्परेचर रिजर्वायर से या लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ विदाउट वर्क डन परफॉर्म किए आप लेकर जा सकें। मैं अक्सर इसकी कॉमन एग्जांपल देती हूँ कि देखें यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ों का फ्लो है ना वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ खुद ब खुद होता है, आपको उसके लिए कोई भी वर्क डन परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब भी आपने चीज़ों को लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करवाना होता है तो हमेशा आपको सम अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ता है। जैसे मिसाल क्या दी जाती है कि देखिए हम नॉर्मली जो घरों में पानी इस्तेमाल करते हैं ना तो वो हमारे घरों के छतों पर मौजूद वाटर टैंक होता है। वाटर टैंक से पानी नीचे टैब्स में खुद ब खुद आता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जैसे ही आप टैब ओपन करते हैं तो पानी खुद ब खुद आता है। लेकिन अगर आपने उसी पानी को नीचे टैब से या आपने अपने घर में अगर मोटर लगाई हुई है, बोर किया हुआ है, तो वहाँ से आपको उसको उसमें वाटर टैंक में लेकर जाने के लिए मोटर ऑन करनी पड़ती है, यानी कि आप उसको एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, आप उस पर एक वर्क डन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तब वो लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करके जाता है। तो यहाँ पर भी वो यही बात कर रहा है कि हीट का फ्लो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ खुद ब खुद होता है टू मेंटेन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आप कह सकते हैं। लेकिन अगर आप लो से हायर की तरफ लेकर जाना चाहते हैं तो फिर आपको उस पर सम एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा, तभी हीट लो टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ मूव करके जाएगी, ठीक है। फिर वो आपसे कह रहा है स्टूडेंट के सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एक्सप्लेन दैट hot and a cold reservoir are essential for working substance to extract work as from figure 8.14 a heat source QH eject heat towards a heat sink QC at lower temperature while some work is while some heat is converted into mechanical work which can be given as work done। जो है वो heat जो high temperature reservoir से ली है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लें, जो लो टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ हीट गई है उनको सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपको टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन मिल जाएगा, ठीक है। इन अ साइक्लिक प्रोसेस सब्सटेंस इवेंचुअली रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट हैंस चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो। तो हमने कहा था कि जी साइक्लिक प्रोसेस वही होता है कि जिसमें सिस्टम जहाँ से मूव करता है वहीं पर वापस अपनी उसी स्टेट पर चला जाता है, और ऐसे प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी जो है वो सिस्टम की जीरो हो जाती है, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस के लिए हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डिफाइन किया था ना इन टर्म्स ऑफ स्टेट वेरिएबल। मैंने आपसे कहा था कि अगर आप यूँ ले लें कि इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट वेरिएबल, तो फिर हमने उसको प्रूव किया था कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये होता है ना डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब आप डेल्टा यू की वैल्यू लेना चाहते हैं तो वो हो जाएगी डेल्टा डब्ल्यू माइनस डेल्टा क्यू, ठीक है। अब यू है चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आप लिख सकते हैं यू बी माइनस यू ए इज इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू माइनस डेल्टा क्यू। अब आप कह रहे हैं कि अगर साइक्लिक प्रोसेस है इसका मतलब है सिस्टम अपनी स्टेट पर वापस जाएगा तो आप यू बी इज इक्वल्स टू यू ए ले लें। जब आप पुट करेंगे तो यू ए माइनस यू ए डेल्टा डब्ल्यू माइनस डेल्टा क्यू आ जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो डेल्टा डब्ल्यू माइनस डेल्टा क्यू आ जाएगा, यानी कि डेल्टा डब्ल्यू जो है वो डेल्टा क्यू के इक्वल आ जाएगा। अगर साइक्लिक प्रोसेस है इंटरनल एनर्जी ज़ीरो है तो ऑल द हीट गिवन टू द सिस्टम इज़ कन्वर्टेड इनटू वर्क डन। मतलब जितनी भी हीट आप सिस्टम को देंगे वो सारी की सारी हीट जो है वो आपके वर्क डन में कन्वर्ट हो रही है, यानी कि एनर्जी लॉस इस केस में हमारे पास कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा।